टर्बो पैक को हम यस कर देते हैं, जिसका मतलब यह है कि अब हमारी डेवलपमेंट के दौरान नेक्स्ट फेज जो है वो फास्ट चलेगा। खैर मुझे तो इतना कोई डिफरेंस नजर नहीं आया, शायद मैक के अंदर फास्ट चल रही हो, बट विंडोज के अंदर ऐसे कुछ इतना डिफरेंस नजर नहीं आया। अच्छा जी, तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है। उसके बाद सैनिटी के जो इंस्टॉलेशन वाले स्टेप्स हैं, अभी तो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट बना है, नेक्स्ट ईयर के अंदर आप सैनिटी को यूज करेंगे। अच्छा, हमारा टास्क ये है आज की क्लास का कि हमने एक जो है ना, जैसे एक वेबसाइट है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक इमेज है, टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, और आप अगर नोट करो ना, इस बटन के अंदर भी टेक्स्ट है। तो अगर किसी को टेक्स्ट यहाँ से चेंज करना, क्लाइंट बोलता है भाई यहाँ आर सर्विसेज लिखा है, यहाँ लिखा होना चाहिए माय सर्विसेज, तो इसका भी हमें ऑप्शन देना होगा उसे। यहाँ गेट अ कोड लिखा हुआ है, यहाँ कह सकते हैं गेट कोटेशन। तो इस तरह का अगर कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो हमने क्लाइंट को वो भी फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है। तो जितना भी यहाँ चाहिए छोटा सा एजेंसी भी लिखा हुआ, तो हमारा टास्क ये है कि हमने एक सेक्शन बनाना है जिसके अंदर इमेज भी हो, वो सेक्शन रिस्पॉन्सिव भी हो, उसके अंदर हमारे पास हेडिंग भी हो, पैराग्राफ भी हो, और एक बटन हो और बटन का टेक्स्ट हो। लेकिन सर जी ये ना टेबल्स वगैरह हटवानी है, तो एडमिन से कह के हटवाना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने सैनिटी को यूज करते हुए ऐसी चीज इंप्लीमेंट करनी है जिसके अंदर अगर कल को किसी ने इमेज चेंज करनी हो तो वो कोड में जाके चेंज ना करे, वो सैनिटी से चेंज कर दे। और सैनिटी अभी हम खोल के जब देखेंगे तो उसका जो इंटरफेस है वो बहुत आपके पास सिंपल सा है, आराम से कोई भी कंटेंट चेंज कर सकता है। तो समझ आया क्या चीज अचीव करनी है? हमने ये चीज अचीव करनी है कि एक सेक्शन बनाना है, हीरो सेक्शन, जिसके राइट साइड पे इमेज हो, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट वगैरह हो, लेकिन इसका जो भी इसको हम कंटेंट कहते हैं, टेक्स्ट कंटेंट है, ये इमेज कंटेंट है, इसका जो भी कंटेंट है वो सैनिटी सा, हम डायरेक्ट कोड में ना लिखें या अनलॉक योर ब्रांड्स, या हमारे पास सैनिटी सा। अच्छा, सैनिटी दिखता किस तरह से? लास्ट क्लास में भी मैंने दिखाया था कि हमारे पास सैनिटी कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें जो है कोडिंग वगैरह जो है। अब क्लाइंट को जब आप कल को वेबसाइट बना के देंगे ना, तो क्लाइंट को अगर कोई कंटेंट वीडियो प्रोडक्शन वाली होता है, तो वापस आता हूं अपनी वेबसाइट पे। इसके अंदर सर्विसेज के अंदर अभी हमने कौन सी वाली बोली है? वीडियो प्रोडक्शन। अब क्लाइंट को कल को क्या करना है इस वीडियो प्रोडक्शन में, या ये टेक्स्ट ही चेंज करना है, ये वीडियो प्रोडक्शन लिखा है ना, इसकी जगह पे कुछ और डालना है। तो क्लाइंट जो है आपसे नहीं बोलेगा भाई कि जो है आप जाके ये चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सेस दिया था हेडलेस सीएमएस का, जहां पे सारा कंटेंट रखा हुआ है। तो ये जो वीडियो प्रोडक्शन वाली चीज थी ना, वो ये लिखी हीरो टाइटल के अंदर वीडियो प्रोडक्शन। तो कल को अगर क्लाइंट को चेंज करना होगा, वीडियो प्रोडक्शन को चेंज करेगा, वो वेबसाइट के अंदर भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम नीचे आते हैं, यहाँ इमेज भी मिल जाएगी कुछ ना कुछ। ये इमेज है, इमेज को खोलते हैं, ये देखिए। अब इमेज अपलोड करनी है तो इमेज अपलोड करना भी, ये पहली वाली इमेज लगी हुई है, तो यहाँ पे क्लाइंट आराम से इमेज भी अपलोड कर सकता है। तो क्लाइंट को कोई कोड समझने की जरूरत नहीं है, जो नॉन टेक्निकल बंदा है वो भी इजीली वेबसाइट का कंटेंट अपडेट कर सकता है। तो हमारा टास्क ये है कि सैनिटी को कॉन्फ़िगर करना इस तरह से, हमारा कंटेंट सारा सैनिटी में रखा होगा, और हमारी नेक्स्ट फेज की एप्लीकेशन जो होगी उसको हमने सैनिटी के साथ क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए क्या चीज यूज होगी? एपीआईज। सारा डेटा कहाँ रखा हुआ है? सैनिटी में रखा हुआ है, सारा कंटेंट सैनिटी में रखा हुआ है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट ईयर पे। तो सैनिटी से अगर मुझे डेटा फेच करना है तो उसके लिए मुझे एपीआईज यूज करनी होगी। अच्छी बात यह है कि सैनिटी हमें एपीआईज बना के देता है। हाँ, वो एपीआईज का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी हम देख लेंगे। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन था। अब हमने ये वाली चीज़ बनानी है। तो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट अगर मेरा बन गया है तो इसको हम खोल देते हैं, कोड स्पेस डॉट सैनिटी हमारे पास मिल जाएगा। इसको ज़रा ब्राइट कर देते हैं। ओके, पेज डॉट टीएसएक्स में मैं आता हूँ, सारी चीज़ें हटा देता हूँ जो पहले से लिखी हुई थी। ग्लोबल सीएसएस में से भी हटा देता हूँ क्योंकि हम शुरू से कोड लिखेंगे। और उसके अलावा ग्लोबल सीएसएस के अंदर से भी सारी सीएसएस हटा दी, टेलमेंट के अलावा। सेव करते हैं इसे भी। ओके, अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट चल गया है। इसको अगर मुझे चलाना हो तो हम लिखेंगे npm run tap।
तो इससे हमारे पास प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। पहले सैनिटी वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेना, फिर करना स्टार्ट। अच्छा, अब सैनिटी को मैंने अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में पहले इंस्टॉल कराना पड़ेगा। इंस्टॉल कराने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड दी हुई है। अच्छा, आज हम एक और चीज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ChatGPT। क्यों यूज़ करेंगे? आगे चल के जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी वो सारी क्या होगी? नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है? जो आपकी लैंग्वेज है, जैसे उर्दू या इंग्लिश, आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको यूज करके आप प्रोग्रामिंग करोगे। मतलब आप बोलोगे लूप बनाओ, तो लूप का जो कोड है वो एआई बना के देगा आपके लिए। और आगे चल के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अब वो कब इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन कभी ना कभी तो इम्प्लीमेंट होगा। उसमें आप जो है अपनी इंग्लिश में आप लिखोगे और बैकग्राउंड में फॉर एग्जांपल टाइप स्क्रिप्ट है, बैकग्राउंड में वो सारा कोड टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया, आपकी एप्लीकेशन बन गई। इस तरह की प्रोग्रामिंग होगी आगे चलिए। तो हम क्या करेंगे? अभी तो उस लेवल पे नहीं पहुंचे, अभी हम क्या यूज करेंगे? हम ChatGPT को यूज करते हुए प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको समझेंगे कि भाई क्या लिख रहा है। तो हम ChatGPT की हेल्प लेंगे और हम जो है सैनिटी को इम्प्लीमेंट। अच्छा, एक तरीका तो ये मैं ChatGPT से बोलूँ, अच्छा मैं वर्जन ना 3.5 खोल लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास कौन सा वाला है, कौन सा होता है आप लोगों के पास? 4 मिनी 4 होता है, तो क्या नहीं होता? अच्छा, वो 1 नहीं होता बस। सही है यार, मतलब फिर मैं भी चले। तो हम इसी के साथ करते हैं। मैं ये सपोज कर रहा हूँ सबके पास ये वाला मॉडल होगा ChatGPT 4o। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और अब हमने क्या करना है? पहला काम ChatGPT हमने खोल लिया, अपने हथियार निकालने हैं। सैनिटी को इंस्टॉल करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, मैं इसी से पूछ लूँ। एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा होता है, हम क्या करते हैं? पेगावर्स की रिपोजिटरी में जाते हैं, मैं सर्च करता हूँ पेगावर्स, सॉरी Next.js पेगावर्स। Next.js पेगावर्स जब मैंने सर्च किया तो हमारे पास ये रिपोजिटरी है, हमारे पास Next.js की, जो कि पेगावर्स की प्रोफाइल के अंदर है। लर्न Next.js रिपोजिटरी का नाम है। इसके नीचे मैं आता हूँ, यहाँ मुझे ढूंढना है हेडलेस CMS का कौन सा स्टेप है। कौन सा स्टेप है? स्टेप 09। इस पर क्लिक कर दो। यार ये तो मैंने कल करा था। क्या बनना हमने? हेडलेस CMS क्या सिर्फ सैनिटी है? नहीं भाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हम सैनिटी यूज कर रहे हैं। पहले सैनिटी को ना अपने पास डाउनलोड करना पड़ेगा, अच्छा, उसके बाद फाइल्स। एक चीज मैं बताना भूल गया, वैसे तो बता चुका हूँ मैं। ये हेडलेस का क्या मतलब है? जिसका सर नहीं है, आपके पास Next.js से पहले बहुत सारे CMS पहले से थे, जैसे वर्डप्रेस है। उसमें क्या होता है कि आपका कंटेंट भी वही मैनेज करता है, आपकी वेबसाइट भी वर्डप्रेस ही बना के देता है, पूरी वेबसाइट बना के दे देता है बगैर कोडिंग के। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो मतलब उसकी SEO अच्छी नहीं है। Next.js आपको प्रोवाइड कर रहा है परफॉर्मेंस अच्छी है, SEO अच्छी है। तो हमने जो फ्रंट एंड है हमारी, जो यूजर को नजर आ रहा है फ्रंट एंड, वो हम चाह रहे हैं Next.js को कंटेंट मैनेज करने के लिए हमको CMS यूज करना है। और CMS अब क्योंकि हम CMS जो यूज कर रहे हैं वो हमारा फ्रंट एंड बना के नहीं दे रहा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हेडलेस CMS। मतलब अब हमारा CMS जो है उसका हेड नहीं है, मतलब फ्रंट एंड नहीं है, वो सिर्फ कंटेंट मैनेज करेगा। फ्रंट एंड हमारा Next.js होगा, दोनों को हम कनेक्ट करेंगे API के थ्रू और यूज करेंगे। अच्छा, मैंने खोल दिया, ये हमारा स्टेप है, नोट कर लो जो लोग पूछ रहे थे। स्टेप 09 के अंदर सैनिटी, ठीक है। पहला वाला जो स्टेप है इसको खोल लेते हैं, स्टेप 00 सैनिटी सेटअप। अच्छा, यहाँ सैनिटी का प्रोजेक्ट बना हुआ है पूरा, बट हम क्या करते हैं? हम नीचे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कमांड है। पहले Next.js का प्रोजेक्ट बनाने की, वो हमने बना लिया। अगली कमांड npm create, ये पूरा हमने कॉपी करी कमांड, यहाँ पर लाके मैं पेस्ट करता हूँ। तो क्या कर रहा है ये? npm create sanity। हमारे पास सैनिटी का प्रोजेक्ट जो है वो कॉन्फ़िगर कर रहा है। माइनस टेम्पलेट का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो प्रोजेक्ट बनेगा वो क्लीन होगा, मतलब नया बिल्कुल क्या कहते हैं, उसमें कुछ भी बनाया नहीं होगा, हम शुरू से बनाएंगे सारी चीज़ें। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट, हम बोल रहे हैं भाई प्रोजेक्ट बनाओ। उस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ये डबल कोट्स के अंदर लर्निंग सैनिटी प्रोजेक्ट, ये रहा लर्निंग सैनिटी प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है। तो हर प्रोजेक्ट का नाम सेम रख नहीं सकते, हम इसका नाम हम चेंज करके कर देते हैं GIAC 1 lecture 13।
तो ये मैंने नाम रखा है इसका। तो नाम कुछ भी रख सकते हो और मैं जितने प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ सैनिटी के अंदर। तो ये नाम है, आधा नाम ऊपर है आधा नीचे है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। वो लड़के की डेटा सेट क्या चीज़ है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट इसको हमने प्रोडक्शन कर लिया। मेरे ख्याल से ना भी लगाओ तब भी आपके पास चल जाता है, बट एज इट इज कमांड मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली तो उसी को रहने देते हैं, एंटर दबाते हैं। अब ये सैनिटी मेरे नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करेगा। अच्छा ये कह रहा है प्रोसीड करना है तो हम कर देते हैं यस। तो अब ये मुझसे कुछ सवाल करेगा, कुछ इंस्टॉलेशन करेगा। अच्छा अभी मेरे पास नेक्स्ट ईयर के अंदर कोई सैनिटी से रिलेटेड कोई फोल्डर बना हुआ पहले से नहीं है, कुछ भी सैनिटी से रिलेटेड नहीं है अभी तक। लेकिन जब हम इंस्टॉलेशन सारी कर लेंगे तो यहाँ सैनिटी से रिलेटेड फोल्डर्स भी आ जाएंगे। तो वापस आते हैं, यहाँ पे लोडिंग हो रही है अच्छा है अपने नसीब को जी। दोबारा बोले। हाँ गूगल से कर सकते हैं, गिटहब से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मेरे पास सैनिटी का, अच्छा ये मेरा इंटरनेट जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसकी वजह से ये बंद हो गया, बट जो है चल जाएगा। अच्छा सैनिटी जब आप पहली दफ़ा यूज़ करते हो ना तो आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अब अकाउंट बनाने वाली जो चीज़ है ना वो मुझसे यहाँ पे जो है मुझसे बोलता है भाई लॉगिन तो कर दो। तो यहाँ पहले से मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए मुझसे पूछेगा नहीं, बट आप लोग जब इंस्टॉलेशन कर रहे ना तभी आपसे पूछता है लॉगिन करने का बोलेगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं भाई, वो खुद ही ब्राउजर खोल देगा आपके लिए। बाहर वो गूगल से लॉगिन करना है, गिटहब से लॉगिन करना है, ईमेल से लॉगिन करना है, आप गूगल से लॉगिन कर लेना या साइन अप कर देना, तो वो खुद ही हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है लॉगिन वाला स्टेप। अच्छा एक बार करना होता है जिंदगी में, फिर वो नहीं पूछेगा। वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्फ़िगरेशन फॉर सैनिटी प्रोजेक्ट इन दिस नेक्स्ट ईयर फोल्डर? इसको यस करो, नो करो, नो क्यों करो? ग्रेजुएशन करी मैंने 3 साल पहले। कौन है भाई? नहीं, हम क्या चाह रहे हैं, हम सैनिटी को अपने नेक्स्ट ईयर के अंदर एम्बेड करना चाह रहे हैं। हाँ उसमें फिर ये होगा, सैनिटी का प्रोजेक्ट अलग होगा, नेक्स्ट ईयर का अलग होगा। उन दोनों को कनेक्ट आप एपीआई के थ्रू कर लोगे, लेकिन दोनों अलग अलग सेटअप होंगे। उसकी अगर आपने स्टार्ट करना है तो उसको अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा सैनिटी को, नेक्स्ट ईयर को अलग से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, सैनिटी भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा तो इसके अंदर हमने नेक्स्ट ईयर के अंदर ही सैनिटी को कॉन्फ़िगर करना है। इसको मैं यस कर दूंगा, पहले वाले सवाल को यस कर देंगे। अच्छा क्या कह रहा है भाई, बाद में पढ़ेंगे। डू यू वांट टू यूज टाइपस्क्रिप्ट? यस। अच्छा ये शायद X15 का प्रॉब्लम आए तो वो हम यहाँ से देख लेंगे भाई क्या क्या चीज़ें करनी है, बट फिलहाल जब तक चल रहा है तब तक चला दें। ये इसका क्या मतलब है, वुड यू लाइक एन एम्बेडेड सैनिटी स्टूडियो? अच्छा स्टूडियो क्या है, सैनिटी का स्टूडियो क्या है? जो अभी मैंने खोला था ना ये वाली वेबसाइट का, ये इसको हम कहते हैं स्टूडियो। इसको आप डैशबोर्ड भी कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन सैनिटी ने इसका नाम रखा है स्टूडियो। तो वो बोल रहा है कि भाई आपने स्टूडियो जो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर एम्बेड रखना है। एम्बेड से मतलब ये कि आप देख रहे हैं स्टूडियो में कैसे एक्सेस कर रहा हूँ। मैं स्टूडियो ऐसे एक्सेस कर रहा हूँ कि मैंने अपने अभी जब मैं एक्सेस करूँगा ना तो ऐसे करूँगा लोकल 3000 स्टूडियो। तो लोकल 3000 में हमारी नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन होती है और स्टूडियो के अंदर हमारा जो सैनिटी का डैशबोर्ड होगा वो हम रखेंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर ही एम्बेड होगी सैनिटी। वरना क्या होता है कि आपको लोकल होस्ट 3000 पे नेक्स्ट ईयर चल रही होती और यहाँ पे आके लोकल होस्ट 8000 पे सैनिटी चल रही होती। तो ये अब एम्बेडेड नहीं है, सैनिटी अलग चल रही है, नेक्स्ट ईयर अलग चल रही है। बट हम चाह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर के अंदर ही सैनिटी चले, उसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा यस। अच्छा अब ये पूछ रहा है कि भाई आपने कहा ठीक है एम्बेड करनी है, लेकिन आपने ये खोलना किसमें है, स्टूडियो जो है आपको वो खोलना किसमें है? हम किसमें खोलते हैं अमूमन लोकल होस्ट 3000/स्टूडियो जब हम लिखते हैं ना अपने यूआरएल में तो सैनिटी खुल जाती है। अब आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं डैशबोर्ड रखूँ तब खुले सैनिटी, तो आप वो कर सकते हैं। बट इस केस में हम स्टूडियो ही रखेंगे, तो यहाँ लिखा आ रहा है /स्टूडियो, तो हम इसको बस डायरेक्ट एंटर कर देते हैं। वो कह रहे हैं भाई डिफॉल्ट आपके पास ये होता है एंटर। हमने एक क्लीन प्रोजेक्ट बनाना है या ब्लॉग का पहले से बनाना है प्रोजेक्ट, क्लीन हम बनाएंगे ताकि हम शुरू से सीखे सैनिटी। एंटर। डू यू लाइक अ प्रोजेक्ट आईडी डेटा सेट .env फाइल? इसको हम कर देते हैं यस। अभी .env फाइल को भी डिस्कस करेंगे, यस कर देते हैं। अच्छा ये जितने भी मैंने यस और नो करे हैं ना ये सारे रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं किसको यस करना है किसको नो करना है। इन केस आप भूल जाओ तो आप यहाँ पे देख सकते हो
कि पहले वो पूछता है कि भाई लॉगिन का पूछता है, पेन दबाने से। उसके बाद आपसे ये बोलेगा, कुछ सवाल पूछेगा, यही सवाल मैंने अभी इनके जवाब दिए सबके। तो पहले वाले का जवाब मैंने यस दिया है, दूसरे वाले का भी यस दिया है, तीसरे वाले तो सारी चीज़ें यहाँ पे ये पूछता है। तो उनके साथ सबके जवाब मैंने यहाँ लिखे हैं। बस थोड़ा हमने वेट करना होगा, सैनिटी हमारे पास कॉन्फ़िगर हो जाएगा, इंस्टॉलेशन सारी हो जाएगी, और फिर हम अपना नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें इसने बनाई हैं। तो इसमें बस समझने वाली, इंस्टॉलेशन के दौरान समझने वाली ये चीज़ें हैं। स्टूडियो क्या है? स्टूडियो ये है जो अभी मैंने दिखाया था, ये स्टूडियो पहली चीज़ समझ आ गई। एम्बेडेड का क्या मतलब है? हमारा जो स्टूडियो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर ही चले, इसका मतलब है एम्बेडेड। तो दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या की गई? स्टूडियो हमने डिस्कस, हाँ, क्या हमारा जो भी स्टूडियो है उसका यूआरएल क्या रखना है? तो यहाँ हमने रखा है /studio। इसका मतलब ये कि मैं लिखूंगा लोकल 3000/studio, तो हाँ मेरे पास स्टूडियो मिल जाएगा। इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से हमारा सैनिटी इंस्टॉल हो रहा है, होने वाला है, जिसके अंदर ही हमारे पास कुछ फाइल्स वगैरह बनाएगा और कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह करेगा और सैनिटी सेट हो जाएगा। हो गया। तो इस सक्सेस का मैसेज आना ज़रूरी है, नहीं आया तो इंस्टॉलेशन मतलब नहीं है, तो सक्सेस आना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं अपना प्रोजेक्ट वापस खोलता हूँ। पहले हमने देखा था सैनिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हमारे पास नहीं थी। अब वापस मैंने नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट खोला है, तो कुछ दिख रहा है सैनिटी से रिलेटेड? कहाँ दिख रहा है? अभी दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सब तो पहले से था। थोड़ा नीचे आता है। दो चीजें तो ऐड करी है इसने, sanity.cli.ts, sanity.config.ts। अच्छा, जब भी आप किसी फाइल का नाम config देखें ना, तो समझ जाएगा कि वो फाइल जो है सेटिंग्स के लिए यूज होती है। तो ये sanity.config है, इसका मतलब ये है कि भाई sanity की अगर मुझे कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ कुछ सेटिंग्स वगैरह मैं डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बताया हुआ हमारा जो टूल है सैनिटी वो स्टूडियो पे है। सेटिंग्स अगर मुझे चेंज करनी है तो स्टूडियो से कॉन्फ़िग की फाइल से करता हूँ। तो हमने टीएस कॉन्फ़िग भी देखी, हमने टेलमेंट कॉन्फ़िग भी देखी, और सैनिटी कॉन्फ़िग भी सेटिंग्स के लिए यूज होती है। अच्छा, हम सारी फाइल भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सारी समझ ही नहीं आएगी। हम ऊपर आते हैं, एसआरसी के अंदर जाते हैं। एसआरसी के अंदर क्या चीज़ बन गई? एक सैनिटी का फोल्डर से खुद ही बना, हमने कुछ नहीं किया। सैनिटी के फोल्डर को खोलते हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? एक लिब का फोल्डर है, एक स्कीमा टाइप्स का फोल्डर है, एक env.ts है, एक structure.ts है। हमारे काम की कौन सा फोल्डर है? स्कीमा टाइप्स। अच्छा, इसमें हम जाएंगे, बट जो है फिलहाल ये बता रहा हूँ कि सैनिटी का इसने फोल्डर खुद ही बना दिया। कहाँ से इसने की आवाज़ आ रही है? कहाँ से आई? अच्छा, .env की फाइल जो है आपके पास, इसको डिस्कस करते हैं। अभी तक और कुछ सैनिटी से रिलेटेड डिस्कस नहीं किया, सिर्फ कॉन्फ़िग की फाइल बोली मैंने कि भाई सैनिटी की अगर सेटिंग्स को चेंज करना है तो sanity.config से चेंज होगी, हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको करना हो तो यहाँ से होगी। दूसरी चीज़ आप लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो .env क्या है, और ये .env के अंदर लिखा क्या है? env की फुल फॉर्म एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपके पास आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप गिटहब पर नहीं पब्लिश करना चाहते। जैसे हो सकता है आपके पास यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का पासवर्ड। अच्छा, इसको बनाते किस तरह से? जो ऊपर के दो बने हुए उनको हम इग्नोर करते हैं, वो सैनिटी ने बनाया है। अगर मुझे अपना कोई बनाना है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना जो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो एनवायरनमेंट को भी समझते हैं, बट वेरिएबल को हमें पता है। सिंपल जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते थे, एक वेरिएबल जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं। तो यहाँ मैंने पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाया। अच्छा, पासवर्ड नाम के वेरिएबल के अंदर मेरे पास हो सकता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पासवर्ड है जो अगर किसी को पता चल जाए तो वो मेरी वेबसाइट को हैक कर सकता है। पासवर्ड तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, लेकिन ये पासवर्ड मुझे अपनी एप्लीकेशन में नेक्स्ट ईयर में यूज़ करना है। तो अगर मैं पासवर्ड चेंज कर दूं, मुझे ये पासवर्ड अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना है कहीं ना कहीं, वो वहां से उसके बाद मेरी एप्लीकेशन चलेगी। सैनिटी कहां पे? दूसरी तरफ मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो पासवर्ड है ये किसी और को ना पता चले। अब गिटहब पे जब आप पासवर्ड वगैरह ऐसे ही पुश कर देते हो ना, तो मसला ये होता है कि गिटहब की प्राइवेट रिपोजिटरीज में से भी पासवर्ड निकल सकते हैं।
हैकर्स निकाल सकते हैं, पहले भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि प्राइवेट रिपोजिटरी है फिर भी किसी ने पासवर्ड निकाल दिया, मेरा है ना। उसमें लिखा हुआ पासवर्ड निकल गया तो वो फिर आपकी वेबसाइट को कंट्रोल करेगा। तो ऐसी चीज़ें जो कि आप चाहते हैं कि भाई गिटहब पे पब्लिश ना हो, उसको हम सीक्रेट रखें अपने पास, तो उसके लिए आप .env की फाइल बनाते हैं। जैसे मेरे पास पासवर्ड की फाइल है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने पासवर्ड रखा है। अब जब मैं गिटहब पे पब्लिश करूँगा ना अपना प्रोजेक्ट, गिटहब पे जब मैं डालूंगा तो उसके अंदर कौन सी फाइल नहीं जाएगी, .env की फाइल नहीं जाएगी। तो मोस्टली हमारे पास जो env की फाइल है वो आपके पास यूज होती है सीक्रेट्स को स्टोर करने के लिए। अच्छा, .env की फाइल मेरे पास लोकली रखी होगी, लोकली तो मसला नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट रखा हुआ है पूरा, लोकली मसला नहीं है। मसला तब है जब मैं गिटहब पे डालूंगा तो कोई मेरा पासवर्ड ना चुरा ले। अच्छा, ईमेल का पासवर्ड तो हो गया। इसलिए हम जो है .env की फाइल को गिटहब पे पुश नहीं करते, और ये प्रैक्टिस है .env की फाइल कभी भी गिटहब पे पुश नहीं होती। अच्छा, ये कैसे सेट करेंगे env की फाइल पुश ना हो? अब हम उसमें क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो भी ऐड टू कार्ट को क्लिक वही तो पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है कि भाई अब ये जो .env की फाइल है ना, अपना पासवर्ड भी जीमेल का इसको मुझे गिटहब पे नहीं पब्लिश करना। मैं चाहता हूँ जब भी मैं प्रोजेक्ट पुश करूँ ना ये वाली फाइल ना जाए। ईमेल भी क्या करते हैं, हमारे पास एक बनी बनाई फाइल होती है .gitignore। इसका मतलब ये है कि हम गिट को बता रहे होते हैं कि भाई कौन कौन सी फाइल्स आपको इग्नोर करनी है, गिटहब पर नहीं डालनी। तो यहाँ पहले से लिखी हुई है सारी फाइल्स, और यहीं पे लिखी हुई है .env। env की जितनी भी फाइल्स होंगी वो भी गिटहब पे वे नहीं डालेंगे, पहले से लिखी हुई है नेक्स्ट ईयर से। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे सीक्रेट्स हैं वो सेफ रहेंगे। अच्छा, इसको हटा देते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको ये बताया .env का ये फायदा कि आप env की फाइल के अंदर वो वेरिएबल्स बनाते हैं जो कि आपको रखना है सीक्रेट, वो आप चाहते हैं कोई और ना एक्सेस कर सके। एक और काम है इसका, लेकिन वो हम जो है अभी जब कोडिंग करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये सैनिटी ने 2 वेरिएबल सेट करेगा। ये सैनिटी ने सेट करके दिया, मैंने नहीं करा। सैनिटी ने दो वेरिएबल सेट करे हैं, ये कहाँ यूज हो रहा है और कैसे यूज हो रहा है ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल env का ही डिस्कस किया कि हम सीक्रेट्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो बंद करते हैं .env को और आते हैं असल प्रोग्रामिंग की तरफ सैनिटी के अंदर। अभी तक मैंने सिर्फ इंस्टॉलेशन करी है, तो मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट को चलाता हूँ npm run dev। तो इंस्टॉलेशन करने के बाद मैंने npm run dev किया। अब मैं जाऊँगा लोकल होस्ट 3000, एसी लोकल होस्ट 3000 पे हमारी नेक्स्ट ईयर की एप्लीकेशन खुल जाएगी जो कि खाली है। ओके, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं। अब मुझे सैनिटी खोलना है, कैसे खोलूंगा? लोकल होस्ट 3000 के बाद मैं लिखूंगा /studio, इंटर। उसी में लिखा हुआ ऐप के अंदर उसे पेजेस भी बनाए होंगे इसके। तो ये देखिए लॉगिन का पेज भी इसने खुद ही बना दिया, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब। तो मैं लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ और अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब मैंने सैनिटी को लॉगिन किया तो सैनिटी का डैशबोर्ड खुल गया। इसको बंद करते हैं। अभी क्या है, सैनिटी खाली, सैनिटी है भाई खाली। इसके अंदर हमारे पास कुछ भी चीज़ें नहीं है। जैसे हमारे पास अभी हमने उस वेबसाइट का सैनिटी देखा तो वो तो भाई उसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे सर्विसेज वगैरह देखें। इसमें क्या क्या चीज़ें, सर्विसेज, ब्लॉग्स का पेज, केस स्टडी का पेज। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसमें मैं होम पेज भी ऐड कर सकता हूँ, अबाउट पेज भी ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ फिर से, इसको बंद कैसे करते हैं? एक सेकंड, हाँ। अच्छा, तो इस वाले सैनिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई पहले से हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट डालने के लिए चीज़ें हैं। सैनिटी के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट, उसके अलावा एंटिटी और डेटा। अभी हम इसको एक एक करके देखेंगे। पहले मैं आता हूँ अपने सैनिटी के अंदर। अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारा सैनिटी खाली है और इस वाले सैनिटी के अंदर पहले से चीज़ें हैं। तो हमारे सैनिटी में अगर मुझे चीज़ें लानी है तो मैं क्या करूँगा, कैसे क्या कोड लिखूँगा? तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, नो डॉक्यूमेंट टाइप्स, मतलब हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। हेडलेस CMS ये वाला जो है ना, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई आप जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करें। इसमें सैनिटी को कॉन्फ़िगर करने के लिए भी मैंने कुछ कोड लिखना पड़ेगा, बट वो बहुत आसान है, हम ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी,
तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी जो केस था ना, मुझे क्या बनाना है, मुझे होम पेज का जो हीरो सेक्शन होता है उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है कि हीरो सेक्शन के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो मेरे सैनिटी के अंदर शो हों। तो मैं इससे बोलता हूँ कि भाई हमारे पास क्या बना के दो, स्कीमा बना के दो। अच्छा, स्कीमा क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इससे जनरेट कराएंगे। स्कीमा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका जो डेटा है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेल शीट होती है ना, एक्सेल शीट ये हमारे पास शीट है आप लोगों की। इसके अंदर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है या अनस्ट्रक्चर्ड है? कैसे पता स्ट्रक्चर्ड है? स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर्ड ऐसे पता चला कि भाई हमने नेम का कॉलम बनाया हुआ है और उस कॉलम के अंदर सिर्फ नेम सारी चीज़ें आ रही है। आईडी का कॉलम बनाया हुआ है, आईडी के अंदर सारी आईडीज आ रही है, उसके अलावा कुछ और चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम जो भी अपने डेटा को रखते हैं ना, एक स्ट्रक्चर में रखते हैं ताकि उसको रीड करने में आसानी हो। वरना अगर मैं यहाँ से कॉलम हटा दूँ, नेम भी हटा दिया, आईडी भी हटा दिया, अब पता चलेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। अभी तो 2 कॉलम है, लेकिन फिर भी ये तो नाम देख के तो फिर भी पता चल जाएगा, ये देख के समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, नंबर्स। तो हमने क्या करना होता है, हम पहले क्या करते हैं, हमारा जो भी डेटा होता है उसका पहले कॉलम बनाते हैं कि भाई कौन कौन सी फील्ड्स हमारे पास होंगी। इस केस के अंदर हमारे पास नेम है और आईडी। उसके बाद हम उन कॉलम्स के अंदर क्या डालते हैं, डेटा डालते हैं एक एक करके। तो ये पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, तो इस तरह से। तो मैं भी कुछ इस तरह का काम करूँगा सैनिटी के अंदर। तो सैनिटी से पहले एक्सेल शीट में कर लेते हैं ताकि हमें बताओ कि भाई एक्सेल शीट से आप रिलेट कर सकें, क्योंकि एक्सेल शीट और ये वाली से तकरीबन सब लोग फेमिलियर होंगे। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, जो होम पेज का हीरो सेक्शन का डेटा है ना, वो सैनिटी में तो छोड़ो, वो बाद में डालेंगे। पहले मुझे इस एक्सेल शीट में बनाना है, गूगल शीट में बनाना है। तो बनाने के लिए आप लोग कैसे बनाओगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे, हेडिंग वगैरह लिखोगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया, इसका नाम मैं रख लेता हूं होम पेज। ये डॉक्यूमेंट बनाए बगैर क्या मैं डायरेक्ट डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब पूरी शीट जो कि फिलहाल खाली है, बट मैं इस शीट को बनाए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, इसका नाम हमने रख दिया डॉक्यूमेंट, याद रखना है। अच्छा, सैनिटी भी यही हमसे कंप्लेन कर रहा है कि आपके पास क्या नहीं है, नो डॉक्यूमेंट टाइप। इसका मतलब ये है कि हमने सैनिटी को बताया ही नहीं है कि भाई होम पेज हमने बनाना है, ये बताना पड़ेगा हमें। लेकिन सैनिटी को बताने से पहले एक्सेल शीट पे बना लेते हैं, गूगल शीट पे। पहला काम हमने डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। सेकंड काम आप क्या करते हो, कॉलम बनाना हो कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। तो होम पेज के अंदर हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं, एक होगी हेडिंग, ठीक है, एक होगी हेडिंग, एक होगा पैराग्राफ और एक होगा भाई इमेज। हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज। बाकी यहाँ पे टैग लाइन भी हो सकती है। अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूँ तो यहाँ जो है ये टॉप वाले का नाम आप रख लो टैग लाइन, नाम कुछ भी रख सकते हैं। टैग लाइन हो गई, इसका नाम हमने हेडिंग रख लिया, इसका नाम पैराग्राफ कर लिया। और इस बटन का नाम हम रख सकते हैं, बटन के टेक्स्ट का नाम बटन टेक्स्ट, ऐसा। तो इस तरह से मैंने फील्ड्स बनानी होती है हर डेटा के अंदर। ये तो हम गूगल शीट में कर रहे हैं ताकि हम लोग रिलेट कर रहे हैं। अब हेडिंग के अंदर हम हेडिंग डाल देते हैं, यही वाली कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हेडिंग के अंदर हेडिंग डाल दी, पैराग्राफ के अंदर यही पैराग्राफ उठा के डाल देते हैं, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ डाल दिया। इमेज के अंदर यहाँ तो इमेज अपलोड नहीं कर सकते, तो इमेज का यूआरएल डाल देते हैं। कोई भी इमेज हम गूगल से उठा सकते हैं और जो है उसका यूआरएल डाल देते हैं। तो अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जो कि आपको इमेजेस देती है अच्छी क्वालिटी की, तो हम उससे इमेज डाल देते हैं। फिलहाल हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इमेज यूआरएल यहाँ पे सिर्फ HTTPS लिख देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है शीट में, सैनिटी के अंदर होगा तो हम देख लेंगे। बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट क्या है, आर्ट सर्विसेज। तो
हम कहीं पे भी डेटा स्टोर करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? सबसे पहले डॉक्यूमेंट बस बनाते हैं। मैं, मेरी अम्मी, मेरा भाई। तो मेन पूरी शीट को हम कह रहे हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद हम जो है फील्ड्स बताते हैं हमारे घर में भी या कॉलम्स बताते हैं। पानी भर लो। तो आप इसको नहीं, फील्ड अम्मी पानी सैनिटी में भरती जो है, नाम यूज किया कीजिए मेरा काम फील्ड्स। बस ये होता है तो हम कि फील्ड्स बताते हैं। तो यहाँ मैंने फील्ड्स बता दी भाई, हेडिंग की एक फील्ड होगी, पैराग्राफ की एक फील्ड होगी, इमेज की एक फील्ड होगी और बटन टेक्स्ट की एक फील्ड होगी। 4 फील्ड होगी। फिर उन फील्ड्स के अंदर डेटा क्या होगा वो हम उस फील्ड्स के नीचे मैं बताते प्रेस हैं। करना, ये मेरा तो काम 3 चीजें हमने यहाँ पे याद रखनी है, डॉक्यूमेंट, फील्ड्स, डेटा। अम्मी के कपड़े प्रेस करती हूँ, Document, मैं वैसे ही fields, बैठती हूँ, क्योंकि मैं data। जाती नहीं, एक कुर्सी पे बैठी रहती हूँ मैं। अच्छा, बैठने में बैठती अब हूँ, यही बैठती काम हूँ। ये एक्सेल बड़ा शीट पे समझ आ गया, मतलब गूगल शीट के अंदर समझ आ गया। यही काम सैनिटी में करना है, लेकिन सैनिटी में इतना आसान नहीं है। ये जो काम मैंने किया है ये तो मैंने माउस से क्लिक करके कर दिया ना। सैनिटी के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप एक क्लिक करो उस फील्ड का नाम रख दो, ऐसा ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आपने टाइप स्क्रिप्ट लिखनी होगी, थोड़ी कोडिंग लिखनी होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि भाई होम पेज हमारे पास डॉक्यूमेंट है, 4 फील्ड्स हैं और ये डेटा है, ये जो स्ट्रक्चर हम बताएंगे ये हम बताएंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा सैनिटी को मुझे बताना है ना कि भाई मेरे पास कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, ये चीज बताने के लिए मुझे क्या लिखना होगा? स्कीमा। अच्छा, स्कीमा कैसे लिखते हैं? हम आते हैं यहाँ पर एसआरसी के अंदर, सैनिटी वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ क्या लिखा हुआ है पहले से? स्कीमा टाइप्स। स्कीमा टाइप्स के अंदर मैं आता हूँ, index.ts की यहाँ फाइल बनी हुई है, इसको खोल लेते हैं। ठीक है, सैनिटी के फोल्डर के अंदर स्कीमा टाइप्स के अंदर index.ts की फाइल है, वो मैंने खोल दी। इसको बंद करते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई आपके पास स्कीमा तो अभी फिलहाल क्या है? खाली है। देखिए एम्प्टी एरर है ना, जिसका मतलब ये है खाली है। यहाँ मुझे कुछ ना कुछ स्कीमा डालना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं होम पेज का स्कीमा बनाना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, स्कीमा बनाने के लिए हमने 2-3 चीज़ें पास करनी होती हैं, वो हम चैटजीपीटी से भी जनरेट कराएंगे, मैं जो है थोड़ा बहुत खुद भी लिख लेता हूँ। ओ वेरिएबल मैंने बनाया कॉन्स्ट होम पेज इक्वल्स टू, अच्छा इसके अंदर में मेरे पास आएगी टाइप डॉक्यूमेंट। एक काम करते हैं, पूरा पहले ना चैटजीपीटी से बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं। मैं आए ताकि आप लोगों को ना स्कीमा जनरेट करना आता हो, क्योंकि ये जो मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पे लिख के वो आपको याद तो रहेगा नहीं। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, टाइप, फील्ड्स और नेम। नेम, टाइप, फील्ड्स, 3 चीज़ें पास करनी होती हैं, बट वो जो है जीपीटी से जनरेट करा देते हैं ताकि आपको जनरेट करना आ जाए। देखिए डेटाबेस ये बैकग्राउंड में क्या यूज़ कर रहे हैं वो तो इन पर डिपेंड करता है ना, वो हमें नहीं पता। बट ये डेटाबेस नहीं है, ये सीएमएस है। डेटाबेस अलग चीज़ है, सीएमएस अलग चीज़ है, हेडलेस सीएमएस अलग चीज़ है। दोनों डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन डेटाबेस का काम है डायनेमिक डेटा जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा हो वो स्टोर करना। हेडलेस सीएमएस का काम है कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट स्टोर करना। अच्छा, चैटजीपीटी से हमने जो है ना ये जो स्कीमा मैंने यहाँ बनवाया होम पेज का, यही स्कीमा मुझे सैनिटी के लिए बनवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले रोल दे देता है, एक्ट एज एन एक्सपर्ट नेक्स्ट.js एंड सैनिटी डेवलपर। पहले हम रोल दे देता ताकि जो है ना ये फिर उस हिसाब से जो है हमसे कम्युनिकेट करें। तो पहले हमने इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो भाई पहले रोल दे दो ताकि आपको अच्छे आंसर्स मिले। अच्छा, अब मुझे इसको बताना है कि भाई ये जो होम पेज मुझे बनाना है इसका मुझे स्कीमा जनरेट कराना है। तो मैं इससे बोलूँगा क्रिएट a schema, sanity schema for my home page। और तो मैंने ये बताया कि भाई होम पेज के लिए स्कीमा बनाना है। अब उस स्कीमा के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होनी है ये भी मुझे इसे बताना पड़ेगा। तो हेडिंग होगी, पैराग्राफ होगा, इमेज होगी, बटन टेक्स्ट होगा। तो ये 4 फील्ड्स मुझे इसको बतानी होंगी। तो मैंने इसको कहा कि भाई सैनिटी का स्कीमा बताओ फॉर होम पेज विच कंटेन्स द फॉलोइंग फील्ड्स। और जो मेरे पास फील्ड्स थी वो मैंने चारों यहाँ पे लिखी। हेडिंग की एक फील्ड होगी, पैराग्राफ की एक फील्ड होगी, इमेज की और बटन टेक्स्ट। और इसको मैं बोल देता हूँ यूज गुड नेमिंग कन्वेंशन, ताकि जो है ना ये अच्छे नाम रखे, वरना ये सिंपल नाम रख देगा ना तो उससे फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो मैंने इससे बोला भाई स्कीमा बनाओ, सैनिटी का स्कीमा बनाओ और उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है वो मैंने बता दिया। तो ये कुछ ना कुछ तो बना रहा है। ओके,
तो इसने स्कीमा बनाया है और इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखा है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम रिमूव कर देंगे। तो अगर हमें स्कीमा समझ नहीं आएगा तो ये जो भी जनरेट कर रहा है ना वो भी हम फ़ायदा नहीं उठा सकते उससे। कोड बिल्कुल सही जनरेट किया इसने, अभी हम इसको समझेंगे क्या जनरेट किया जी। इसकी थीम को कैसे सेलेक्ट करेंगे? भाई आप एक अलग फाइल बना लो ताकि कोड क्लीन रहे ना। उसका नाम रख दो homepage.ts। इसको हमने बताया नहीं टाइप स्क्रिप्ट में लिखना है, मतलब टीएस करके देता। उसके बाद वो कह रहा है भाई ये रहा आपका स्कीमा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसने डाल दी हैं जो कि हम हटा देते हैं। ये आपका स्कीमा है, इसको समझेंगे अभी। उसके बाद वो कह रहा है भाई की डिटेल्स, इसके अंदर हेडिंग है, पैराग्राफ है, इमेज है, बटन टेक्स्ट है। ठीक हो गया। और ये उसकी डिटेल्स भी आ गई भाई कौन सी चीज़ क्या लिखी हुई। अगर मुझे कोई पार्ट नहीं समझ आता आगे चल के, मैं उसको बोलता भाई ये पार्ट मैं सेलेक्ट करता, मैं इससे बोलता भाई ये समझा दो, समझा दो। मैं बोलता यार ये नेम और टाइटल में क्या फ़र्क है ये तो बताओ मुझे। नेम भी बटन टेक्स्ट है, टाइटल भी बटन टेक्स्ट है, क्या डिफरेंस है ये भी बता देगा। तो मतलब लर्निंग भी मैं इसी के साथ साथ कर सकता हूँ और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। मैं कुछ चीज़ भूल भी जाता हूँ तो ये मुझे सही कर तुमने देगा। कहाँ पे ये चीज़ें लिखी है? अच्छा आगे क्या कह रहा है भाई, उसने कहा भाई पहले होम पेज का क्या बनाओ, homepage.ts की फाइल बनाओ, उसके अंदर ये सारा स्कीमा डालो और उसको क्या कर दो एक्सपोर्ट करो। तो फिर ये चलते हैं। ठीक है हम कर लेंगे। तुम्हें यहाँ पे उसके बाद ये कह रहा है कि आपकी जो मेन स्कीमा की फाइल है जिसमें लिखा हुआ है स्कीमा टाइप्स, और वो एरिया हमारे पास अभी क्या था खाली था। वो कह रहा है भाई जो आपने स्कीमा अभी बनाया ना उसको पहले इंपोर्ट करो अपनी उस फाइल के अंदर और इस एरिया के अंदर लिख दो ऐसे, बस आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेलेक्ट के अंदर फील्ड्स आ जाएंगे, फिर आप डेटा आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस इसने मुझे बता दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, शुरू से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये बोल रहे हैं homepage.js की फाइल बनाओ, हम ts यूज़ कर रहे हैं तो हम homepage.ts कर दें। अब सवाल ये बनाऊंगा स्कीमा से रिलेटेड काम जो भी मैं करूँगा स्कीमा टाइप्स के फोल्डर में करता हूँ ताकि एक जगह रहे स्कीमा का काम। तो यहाँ मैं एक फाइल बनाता हूँ homepage.ts। तो स्कीमा नाम वर्ड याद रखना है, अगर आपने जीपीटी से भी जनरेट कराना है ना तो इसको भी पता नहीं होगा ना क्या बनाना है, सैनिटी का स्कीमा। अब ये वर्ड ही भूल गया तो कैसे जनरेट कराओगे, ठीक है। अच्छा तो हमने पहले स्टेप कर लिया homepage.ts। अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। ये कोड पूरा उसने दे दिया है, इसको हम पहले कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर समझते हैं। अच्छा अब इससे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं और हमने टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो भाई एरर्स भी यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन अब ये वाली चीज़ें हमें वैसे भी चाहिए नहीं है, वैलिडेशन वाली। क्या चीज़ करी इसने, क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। टाइप स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्कीमा बनाने का तरीका होता है आप ऑब्जेक्ट बना दो बेसिकली। उसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। उसके अंदर क्या चीज़ डाली इसने, नेम। कि हमारा जो अच्छा ये नेम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हम गूगल शीट में आके हमने क्या किया था, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाया था ना, उसके ऊपर सबसे पहले हमने लिखा था होम पेज। ये नेम जो है और ये जो टाइटल है ये दोनों उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होम पेज को। ठीक है, जो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट होगा उसका नाम क्या होगा। अच्छा इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी सीखेंगे, बट फिलहाल आप समझिए दोनों सेम सेम है। ये दोनों के अंदर होम पेज लिखा है। टाइप तीसरी चीज हमने बताई हुई है, हमारा जो डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है वो किस टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो नंबर टाइप का है, वो डॉक्यूमेंट टाइप का है। तो डॉक्यूमेंट टाइप का हम इसको बताएंगे कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो हम क्या बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। इसको बताना पड़ेगा, इसको खुद से नहीं पता कर सकता। तो हमने यहाँ टाइप के थ्रू बताया कि भाई जो हमने होम पेज बनाया है वो एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, इसका नाम मैंने क्या दिया था, फील्ड्स। उस डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड्स होंगी, एक फील्ड होगी या मल्टीपल हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। तो मल्टीपल फील्ड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, एरे। अच्छा इसको शेयर कर दूं मैं एक सेकंड। सरली इसको सही ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हम डॉक्यूमेंट बनाते हो, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है, फील्ड्स होती है। तो वो फील्ड्स भी मैं बताऊंगा अपने स्कीमा के अंदर। तो ये देखें यहाँ पे मैंने फील्ड्स लिखा। फील्ड्स क्योंकि हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हो सकती हैं तो हम एरे यूज़ करेंगे और एरे के अंदर एक एक करके फील्ड्स ऐड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने नेम की फील्ड ऐड करी हुई है। नेम नहीं बोल रहा हूँ, किसकी फील्ड है ये, हेडिंग की फील्ड है। हेडिंग के अंदर भी तीन चीज़ें पास लाजमी होती हैं, ये तीन चीज़ें लाजमी हैं, बाकी दो चीज़ें मैं हटा देता हूँ क्योंकि पहले ये तो समझ लेना।
ये 3 चीजें लाजमी देनी होती है। क्या? आपकी फील्ड का नाम और उस फील्ड के अंदर आप जो डेटा स्टोर करोगे उसकी टाइप। तो हेडिंग क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, तो हमने टाइप के अंदर स्ट्रिंग लिखा। तो ये पहली आपके पास फील्ड हो गई। उसके बाद नीचे आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर भी ये 3 फील्ड्स मस्ट है, और बाकी की 2 फील्ड्स मैं हटा देता हूँ। ये 3 फील्ड्स मस्ट है, जिसके अंदर मैंने बताया पैराग्राफ। पैराग्राफ टाइप के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट। यहाँ स्ट्रिंग नहीं होगा। अच्छा, ये टाइप्स जो हैं, ये क्या मुझे अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ मुझे मिल जाएगी सारी टाइप्स? सैनिटी, स्कीमा, टाइप्स। मैंने गूगल किया, गूगल के अंदर सारी टाइप्स वो मुझे ये रही सारी टाइप्स। एरे है, ब्लॉक है, बूलियन है, डॉक्यूमेंट अभी हमने यूज करी एक टाइप, इमेज भी है, टेक्स्ट भी है। टेक्स्ट और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है वो जब हम इसको चला के देखेंगे ना तो देखेंगे, बट ये भी टेक्स्ट के लिए ही है। अच्छा, तीसरी हमारे पास जो टाइप है उसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें तो लाजमी पास करनी है। इमेज, टाइटल भी इमेज, टाइप मैंने इसकी क्या रखी है? इमेज ही रखी है। अच्छा, ये टाइप बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको अभी हम जब सैनिटी में चलाएंगे ना तो उसमें देखेंगे। अच्छा, इसमें देखें और इसको एक्सटेंड किया हुआ, बट हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। हम इसको जो है ना जितना सिंपल हो सके रखें। हॉटस्पॉट का क्या मतलब है? इसको भी हटा दें। बेसिकली ये इमेज को क्रॉप करने का फीचर दे देता है, हमने सिंपल रखना है। तो इसमें भी 3 चीज़ें, नेम, टाइटल, बेसिकली हमारी इमेज का नाम है और हमारी फील्ड का नाम है, और जो टाइप है वो हमारी फील्ड की टाइप है। तो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम चला के देखेंगे। बटन टेक्स्ट की भी टाइप हमने क्या रखी है? स्ट्रिंग रखी है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो बस मैंने हटा दिया, और ये स्कीमा पूरा लिखा हुआ है। सेव करते हैं, वापस आता हूँ मैं चैट जीपीटी में। उसने कहा था भाई ये पहले स्कीमा बना लो फाइल के अंदर। तो सैनिटी ने मुझसे कहा था, वो चैट जीपीटी ने मुझसे कहा था पहले फाइल के अंदर क्या कर लो? स्कीमा बना लो। तो वो स्कीमा मैंने बना लिया और उस स्कीमा को सिंपल कर दिया, एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दी। 3 मेन चीज़ें होती हैं। क्या होती है? क्या नाम है आपका, जिससे मैंने पहले सवाल किया था? आर्य। अरे भाई, कौन कौन सी 3 मेन चीज़ें होती है? नेम, टाइटल और टाइप। ये 3 चीज़ें आपने देनी देनी है। अच्छा, स्कीमा आपने कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद अच्छा स्कीमा में भी हम छेड़खानी करेंगे जब हम इसको विजुअली देखेंगे। ये स्कीमा से बना गया, पहले दूसरा स्टेप कर लेते हैं। वो कह रहा है आपने स्कीमा जो बनाया ना उसको इंपोर्ट कराओ अपनी मेन स्कीमा वाली फाइल के अंदर, और जो खाली एरिया है उसके अंदर डालो। ये दिखाओ। मैं आता हूँ वापस, schema.ts की जो फाइल है वो तो रखी हुई है, लेकिन सैनिटी को अगर मुझे बताना है मेरा स्कीमा कहाँ रखा है, तो मेन है ये index.ts की फाइल। इसके अंदर मैं आता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे मुझे होम पेज लिखना है। होम पेज लिखना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा? इसे इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट होम पेज फ्रॉम होम पेज.ts, मतलब होम पेज बराबर में रखा है तो इजीली इंपोर्ट होगा। और टाइप्स के अंदर यहाँ पे लाजमी लिखना होगा, और नहीं चलेगा। सेव करते हैं। अब देखते हैं जो स्कीमा हमने बनाया इसका फायदा क्या हुआ, रिजल्ट क्या है। मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, लोकल होस्ट 3000/studio पे मैं गया, तो क्या हुआ? अब वो उसको पता चल गया कि भाई हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेंट डालने के लिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्कीमा बना हुआ है। अब मैं डेटा वगैरह इंसर्ट कर सकता हूँ। ये स्कीमा वाले स्टेप, अब यहाँ पे मैं सेम अबाउट पेज भी बना सकता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज भी बना सकता हूँ, इस तरह से सारे पेजेस बना सकता हूँ। अच्छा, होम पेज यहाँ पे पहले नहीं था। होम पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, क्या कहें? नो डॉक्यूमेंट ऑफ दिस टाइप, मतलब होम पेज का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि होम पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन होम पेज बनाया नहीं है। समझिए इस चीज़ को, होम पेज का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। स्ट्रक्चर से मुराद ये कि ये बता दिया कि होम पेज के अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगे, लेकिन एक्चुअल होम पेज नहीं बनाया। तो वो अब मैं बनाऊंगा। वो कैसे बनेगा? उसके लिए कोई कोडिंग नहीं करनी। यहाँ पर प्लस का साइन नजर आ रहा है, इसको क्लिक कर देना। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्या क्या चीज़ें आ गई, गौर से देखें। हेडिंग, अब यहाँ मैं हेडिंग लिख सकता हूँ। पैराग्राफ,
पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेना। सारे कोरोना में मर गए। ये रहा। अच्छा, पैराग्राफ और हेडिंग का जो फील्ड है उसमें आप नोट करें क्या डिफरेंस है। बताइए कि वो किडनैप हुआ था ना। पैराग्राफ की फील्ड्स की जो फील्ड है ना वो बड़ी है, इसकी हेडिंग की छोटी है। और ये मिलेगा तो फिर तो इनकी जो टाइप्स मैंने लिखी थी ना उसमें फ़र्क है। होम पेज डॉट टीएक्स पे आते हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग की जो फील्ड बनाई है उसकी टाइप मैंने रखी है स्ट्रिंग। पैराग्राफ की जो फील्ड बनाई है उसकी टाइप मैंने रखी है टेक्स्ट। तो ये जो टाइप है इससे डिसाइड करता है सैनिटी कि आपकी फील्ड कैसी दिखनी चाहिए। तो स्ट्रिंग रखूंगा तो सिंपल टेक्स्ट वाली आ जाएगी, टाइप टेक्स्ट रखूंगा तो एक आपके पास बड़ा एरिया आ जाएगा जिसके अंदर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, ज़्यादा पैराग्राफ लिख सकते हैं। फिलहाल तो हमारा छोटा सा पैराग्राफ है वो लिख लिया। तीसरी फील्ड कौन सी थी? इमेज। इमेज का भी देखो इसने अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरी के भी बच्चे समझ यहाँ पे मुझे कोई अपलोड की फंक्शनैलिटी नहीं रखनी, यहाँ बस मैंने इसको अपलोड कर दिया अपनी इमेज को। तो जो मेरे पास इमेज रखनी थी उसको मैंने ईजिली अपलोड कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, बटन टेक्स्ट की टाइप क्या थी? स्ट्रिंग रखी थी हमने, तो यहाँ सिंपल गेट सर्विसेज। तो ये हमारे पास सैनिटी का कंटेंट मैं डाल रहा हूँ, लेकिन स्कीमा समझना बड़ा ज़रूरी है। स्कीमा के बगैर आप ये कंटेंट डाल नहीं सकते। ये कंटेंट डालने वाला पार्ट तो बहुत आसान है, स्कीमा वाला पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कीमा क्या कर रहा है। स्कीमा सैनिटी को बता रहा है कि हमारे पास जो भी होम पेज होगा उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स होंगी। ये सैनिटी को हमें बताना होगा ना, तो सैनिटी को बताने के लिए सब लोग एक साथ आए थे क्या? ज़्यादा प्यास लग रही थी सबको एक साथ, या बाहर जाके? अच्छा, हेडिंग ये हमने बताना है सैनिटी को कि भाई हेडिंग की फील्ड्स होनी है, पैराग्राफ की फील्ड होनी है, उसके अलावा इमेज की फील्ड होनी है। ये बताना पड़ेगा सैनिटी को। बताने के लिए हम बनाते हैं स्कीमा। जी, ये लिखिए, डेट के साथ टाइम भी होना चाहिए, डेट टाइम की। जी, पैराग्राफ के अंदर जितना डालना हो डाल सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर आप कह रही है कि भाई ये पैराग्राफ जितना बड़ा मैं रखना चाहूँ रखने देगा ये मुझे, या नहीं? ये पूछ रही है ना, कहाँ पैराग्राफ ये? हाँ, मैं जितना रखना चाहूँ रख सकता हूँ। हाँ, इसमें मैं वैलिडेशन लगा सकता हूँ जो कि पहले उसने लगा के दी थी ChatGPT ने, मैंने हटा दी। वो वैलिडेशन के अंदर आप ये बता सकते हो कि भाई 100 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, तो वो हम बता सकते हैं। जी पूछे? जी, कौन है? स्टाइलिंग कैसे होगी? किस चीज़ की स्टाइलिंग? देखिए, हम जो स्टाइलिंग करेंगे वो करेंगे फ्रंट एंड पे। अभी फ्रंट एंड पे तो हमारी नहीं है, अभी हम कंटेंट डाल रहे हैं। कंटेंट कैसे डालेंगे उसके लिए हमने वो चीज़ें पढ़ी है, सैनिटी कॉन्फ़िगर करना, स्कीमा बनाना, और ये हमने कंटेंट डालना सीखा। अब हम जो स्टाइलिंग करेंगे ना उसके लिए नेक्स्ट.js का हम पेज बनाएंगे, नेक्स्ट.js से सैनिटी से डेटा फैच करेंगे और फिर स्टाइलिंग वगैरह करेंगे। तो ये वाला स्टेप है जी। एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं, उसके लिए भी टाइप है। अगर मैं ChatGPT से बोलूँ मुझे एक से ज़्यादा इमेजेस करनी है तो उस हिसाब से स्कीमा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये, मैं अपनी मर्जी से फील्ड ऐड कर सकता हूँ। ChatGPT को प्रॉम्प्ट हमने ये देना है, बस आपने ये बोलना है कि भाई मुझे स्कीमा बनाना है होम पेज का जिसके अंदर जो जो फील्ड्स आपने रखनी है वो बता देनी है। ये मैंने सिंपल से ही लिखा है जी। देखिए, प्रॉम्प्ट तो करना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट इस तरह से जैसे आप मुझसे शिकायत कर रही है ना, तो ये आप मुझे प्रॉम्प्ट तो करनी है। अब मैं अगर कोई गलत जवाब दूँ तो आप सामने से दोबारा कोई प्रॉम्प्ट भेजेंगे ना कि भाई ये क्या बात कर रहा हूँ, ये सवाल है। तो प्रॉम्प्ट करना तो आना चाहिए सबको, ये तो आपके कम्युनिकेशन का भी हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्कीमा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्कीमा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो आपको पता हो। तो आपको जैसे मुझे पता था कि वैलिडेशन और डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ें जो है वो एडिशनल है। अब ये मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर वैलिडेशन काम ये कर रहा होगा कि भाई 100 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते आपके हेडिंग में। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें की ये
चैट जीपीटी को अगर मैं बोलूँ इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दूँ, हटा भी देगा। रखनी है तो एज इट इज रखेंगे। बस मेन चीज़ ये है कि जो चैट जीपीटी लिख रहा हो ना, आपको बताओ ये क्या लिख रहा है। जब आपको ये चीज़ अगर नहीं पता, जैसे मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये कोटेशन का साइन आ गया, इस पर मैं क्लिक करूंगा, मैं इससे बोलूंगा भाई एक्सप्लेन दिस, तो ये मुझे इसके बारे में बताएगा भाई ये क्या चीज़ इसने, और बड़े अच्छे से बताता है, लेकिन बता रहा है नेम क्या चीज़ है, उसके बाद टाइटल क्या चीज़ है, वैलिडेशन क्या काम कर रही है, डिस्क्रिप्शन क्या काम कर रहा है, सब बता। मैं इससे बोलूँगा जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वो रखो, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दो, वो भी कर देगा। तो वही चीज़ है सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जी अगर मुझे मल्टीपल बटन बनाना है तो मुझे इसको बताना पड़ेगा बटन 1 और बटन 2, दो बटन बनाना। अभी मेरे पास यहाँ पे स्कीमा के अंदर इमेज है, बटन टेक्स्ट है, तो यहाँ इसका मैं नाम रख दूंगा बटन टेक्स्ट 1 और दूसरे का नाम रख दूंगा बटन टेक्स्ट 2, तो दो बटन के टेक्स्ट में दे सकते। तो इसमें जो सबसे सैनिटी के अंदर सबसे मुश्किल पार्ट है वो है स्कीमा, जो बाकी हेडलेस ने आसान किया हुआ है, बाकी हेडलेस सीएमएस ने आसान किया हुआ है, लेकिन स्कीमा की वजह से आप देखो मैंने जो स्कीमा बनाया है ना इसमें, इस वाली वेबसाइट पे, आपने एक चीज शायद नोट करी हो कि यहाँ पे इसके स्कीमा के अंदर जो हेडिंग वाला पार्ट है ना, इसकी कलरिंग मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो कलर वाला फीचर है ये सैनिटी ने नहीं दिया हुआ, इसके लिए मैंने कस्टम कोड लिखा, और ये देखो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा जिसमें मुझे कलर चाहिए, उसको सेलेक्ट करूंगा, उसको कलर, तो ये मैं अपनी कस्टम कोडिंग लिखी। तो स्कीमा का नुकसान ये है कि लर्निंग कर्व है, लेकिन फायदा ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। तो इनका जो स्ट्रिंग का इनपुट फील्ड है इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अगर आता है तो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। जी अभी सीखेंगे। जी बिल्कुल। अभी जब हम उसके क्रिएट क्लाइंट का एक फंक्शन है, जब हम डेटा फेचिंग की तरफ आएंगे ना तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम डेटा फेच नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बैक एंड बना रहे हैं, सैनिटी बना रहे हैं। जी कोशिश ये करनी है सारी चीज़ें सैनिटी से चेंज हो सके, वो अच्छा पूरी वेबसाइट। अब डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में भी, जाहिर सी बात है उसमें टाइम भी आपका लगेगा। तो समटाइम्स ये होता है, जैसे ये जो वेबसाइट है ना इसमें सब चीज़ें नहीं है सैनिटी में, इसमें सिर्फ ब्लॉग्स वाली चीज़ें, ये सर्विसेज वाली चीज़ें कि भाई कल को अगर किसी ने और सर्विस ऐड करनी है तो आराम से कर सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि सारी चीज़ें हेडलेस सीएमएस में होनी चाहिए, सब चीज़ें, बटन टेक्स्ट भी होना चाहिए, सब ए टू जेड क्या होना चाहिए। नहीं समझ आया। टेलमेंट तो फ्रंट एंड पे होगी ना, अभी हम सिर्फ डेटा कैसे स्टोर करना है वो हम सीख रहे हैं सैनिटी के अंदर। अभी हमने वो नेक्स्ट ईयर पे कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। जी अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। इनका सवाल ये है, क्या वापस कर दो, अच्छा सवाल। अच्छा कार्ड तो मिल जाएगा वापस, बस नाम लिख लेंगे। तो इनका सवाल ये है कि ये जो डेटा स्टोर हो रहा है, ये जो अभी हमने होम पेज का डेटा डाला है, डेटा ये है, बेस्ट वेबसाइट ये डेटा है, पैराग्राफ ये डेटा है, ये डेटा जो स्टोर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? क्या सैनिटी के पास हो रहा है, सैनिटी के अपने सर्वर रखे होंगे वहाँ हो रहा है, या ये हमारी नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं फाइल वाइज बना के स्टोर कर रहा है? ये सारा डेटा सैनिटी के पास जा रहा है, सैनिटी के पास सेव हो रहा है, सारा डेटा उनके पास स्टोर है। मतलब मैं नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट डिलीट भी कर दूं तो डेटा मेरे पास सैनिटी में रखा रहेगा, सैनिटी के पास सारा डेटा सैनिटी में जा रहा है। अच्छा, जब भी हम डेटा डाल देते हैं एक स्टेप लास्ट में करना है, वो स्टेप क्या है? पब्लिश। रुक जाए, पब्लिश नहीं करोगे तो ये सेव रहेगा, लेकिन ड्राफ्ट के तौर पे सेव रहेगा। मतलब ये जो है ना, जैसे व्हाट्सएप का भी फीचर, आप मैसेज करके आधा मैसेज लिख के छोड़ दो तो वो ड्राफ्ट में हो जाता है, मतलब वो लिखा रहेगा, आप बाद में उसे सेंड कर सकते हो। यहाँ भी ऐसे फीचर है कि आप जो है इसको लिख के पब्लिश नहीं करोगे तो तब तक जो है नेक्स्ट ईयर इसको पढ़ नहीं सकते डेटा को। पब्लिश करना जरूरी है, तो ये पब्लिश मैंने कर दिया, नीचे आ रहा होता है इसका बटन। अब जो हमारा होम पेज है
जो हीरो सेक्शन है होम पेज का वो तैयार है। अगले स्टेप की तरफ जो हमने मूव करना है वो इस होम पेज का डेटा अपनी नेक्स्ट जेएस के अंदर शो कराना है, उसकी स्टाइलिंग करना। स्टाइलिंग तो आप मुझसे अच्छी करते हैं, मैं तो ढीला ढीला बता दूंगा, बट जो है आपने ये काम करना। तो सैनिटी के अंदर सीखने वाली चीज़ सिर्फ स्कीमा है। स्कीमा आ गया, सैनिटी बहुत आसान है, स्टूडियो से ही डाल सकते हैं, फ्रंट एंड से भी एपीआई के थ्रू डाल सकते हैं। ये इस तरह की एपीआई भी देता है, बनी बनाई जी। वर्डप्रेस की तरह अगर मुझे मल्टीपल वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। सैनिटी का ये प्रोजेक्ट बना है, अब दूसरी वेबसाइट के लिए दूसरा प्रोजेक्ट होगा, जिसके लिए शुरू से इंस्टॉलेशन वगैरह सब होगा जी। नहीं, पहले से डिजाइन बना लो, सैनिटी से फैच करेंगे ना, सैनिटी से इमेज फैच करेंगे। अच्छा, सैनिटी इमेज नहीं देती, इमेज का यूआरएल दे देती है। यूआरएल आ गया, वो यूआरएल लिंक से इसके अंदर इमेज के कंपोनेंट में डाल दिया, शुरू हो जाएगी। पैचिंग करनी होगी पहले, डेटा फैच करने वाला पहला स्टेप है, वो अभी हम उसी स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अब स्कीमा के बाद दूसरा लर्निंग कर्व है ग्रॉक। ग्रॉक क्या है, स्पेलिंग क्या है पहले तो ये बताओ। आतिफ, आतिफ या आरिफ? आरिफ बता दे कार्ड वापस। जी GROQ गलत बता दिया, सब कर दो ये कार्ड करीब तक ग्रुप हो गया। तो ग्रॉक, GROQ, ग्रॉक क्या चीज है? सैनिटी ने कहा है अगर डेटा फैचिंग करनी है ना, मेरा डेटा अगर फैच करना है आपने, तो आपने क्या करना होगा? ग्रॉक यूज करना होगा। ये ग्रॉक क्या है? ग्रॉक एक तरह से आप समझे एक लैंग्वेज है जो कि डेटा फैचिंग के लिए यूज हो रही है। इसको सीखने का तरीका जो है ना, वो एक तरीका तो ये है, सीख लिया चैट जीपीटी से, सीख लिया। दूसरा तरीका हम थोड़ा मैन्युअली सीखते हैं, फिर क्यूरी जो लिखवाएंगे ना वो जीपीटी से लिखवाएंगे, ताकि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आए। यहाँ पे हम अभी कौन से वाले टैब में? स्ट्रक्चर, जहाँ से आप डेटा वगैरह डाल सकते हैं। ग्रॉक क्या चीज़ है उसको अगर मुझे चेक करना है, वो मैं जाऊँगा किसमें? विजन में। विजन में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें यहाँ वो बोल रहे हैं आप जो भी क्यूरी लिखोगे यहाँ लिखोगे। अच्छा, क्यूरी का सिंटेक्स क्या होता है वो अभी हम सीखते जाएंगे, छोटी छोटी लिख लेंगे, बट वो अगर मैं सिंटेक्स भूल भी जाऊँ तो मसला नहीं है, जीपीटी मेरी हेल्प कर देगा ग्रॉक बनाने में जी। स्कीमा क्यों बनाते हैं? अच्छा, स्कीमा इसलिए बनाते हैं कि अभी जो हमारे पास सैनिटी ने आ गया, खुलावत होता है, सैनिटी ने यहाँ पे होम पेज का हमें एक सेक्शन दे दिया। होम पेज के अंदर हमने एक होम पेज बना भी लिया। इस पे जब मैं जाता हूँ ना तो यहाँ देखो क्या क्या चीज़ें, फील्ड्स, पैराग्राफ और क्या इमेज का भी था नीचे, इमेज, बटन टेक्स्ट। इस सैनिटी को कैसे बताऊँ कि मुझे ये फील्ड्स ऐड करनी है? सैनिटी को मैं कैसे बताऊँगा? स्कीमा के थ्रू, उसके अलावा मैं नहीं बता सकता। सैनिटी सिर्फ स्कीमा पढ़ता है और उस हिसाब से फील्ड्स वगैरह बना देता है। तो स्कीमा हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम सैनिटी को बता सकें कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए जी। क्या चेंज कर सकते हैं? सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आगे आप हीरो सेक्शन बना सकते हैं और भी सेक्शन, टेस्टिमोनियल, रिव्यूज, फुटर, सारे सेक्शन आप बना सकते हैं। अगर होम पेज है यहाँ पे, उसके बाद होम पेज के बाद आप अबाउट पेज का बनाना चाह रहे हैं तो अबाउट का अलग डॉक्यूमेंट बनेगा। हेडिंग चेंज करूँगा तो कर सकते हैं, भाई चेंज कर देता हूँ ना, क्या करूँ? आरिफ भाई लिख दो, आरिफ भाई, ओ कार्ड नहीं मिलेगा लेकिन। अच्छा, तो हेडिंग को चेंज कर सकते हो। जैसे ही मैं चेंज करूँगा पब्लिश वापस करना होगा या नहीं करना होगा? हर दफ़ा चेंज करने पे पब्लिश करना होगा। अब यार डेटा पैचिंग की तरफ आते हैं। विजन में मैं जाता हूँ, विजन में मैंने आपको बोला कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे? ग्रॉक, GROQ, ग्रॉक। तो एक आपने स्कीमा नाम याद रखना है, एक ग्रॉक। अगली क्लास में रैंडमली पूछूंगा। अच्छा, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? अपनी क्यूरी लिख सकता हूँ। ग्रॉक एक क्यूरी लैंग्वेज है जो कि डेटा फैच करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ मैं कुछ नहीं करता, मैं स्टैरिक लगा देता हूँ। ये क्यूरी लिख ली मैंने। अच्छा, स्टैरिक वैसे क्या करती है, आपको क्या लगता है? CSS में क्या करती है? ऑल के लिए स्टैरिक यूज करता है।
तो मैंने क्यूरी में लिखा स्टैटिक मतलब ऑन। इसको जब मैं चलाऊंगा, यहाँ रन का ऑप्शन आ रहा होगा, रेटोना फैच का ऑप्शन आ रहा है नीचे, कंट्रोल एंटर भी दबाओगे तब भी चल जाएगा। फैच पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास कुछ डेटा आ गया है, और बहुत सारा डेटा है। यहाँ पे हमारे पास होम पेज का भी डेटा होगा, ये ढूंढना पड़ेगा, लेकिन होम पेज के अलावा भी बहुत सारे डेटा आ गए। देखो ये पैराग्राफ जाना पहचाना लग रहा है, अरे भाई यार अरे भाई यार, तो मतलब डेटा हमारे पास आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टैटिक लिखा है, स्टैटिक का मतलब ऑल का मतलब भाई ये हमारा जो होम पेज है उसके अलावा भी 10 चीज़ें ले आए, मतलब पूरा सैनिटी का डेटा उठा के ले। क्या क्या हो सकता है उस डेटा में? मेरी जो गूगल की जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ उसका नाम हो सकता है, ईमेल हो सकती है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर हो सकती है, और उसके अलावा परमिशंस वाला बहुत सारी चीज़ें जो कि सैनिटी का डेटा है वो सब भी आ गए। मुझे वो सब थोड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए होम पेज का डेटा। लेकिन ये सारा डेटा लिया, पूरा सैनिटी का डेटा उठा लिया मेरे प्रोजेक्ट, किसी और के प्रोजेक्ट का नहीं, मेरे प्रोजेक्ट का। अब मुझे इस क्यूरी के अंदर कुछ छेड़खानी करनी होगी जिससे सिर्फ मैं होम पेज का डेटा मंगवा सकूँ। तो क्यूरी ऑल के आगे ही मैं लगाऊंगा राउंड ब्रैकेट्स, ओह सॉरी चेक कर रहा था, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लगाऊंगा। अच्छा पहले ना यहाँ पे चेक करते हैं होम पेज पे आ क्या रहा है। दिख तो गया था मैं इत्तेफाकन सबसे नीचे होम पेज, ये इसके अंदर ये रहा। अच्छा इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? बटन टेक्स्ट है, टाइप है, आईडी है, अपडेटेड है मैं ये जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं ये किसने ऐड करी है? सैनिटी ने ऐड करी है। अच्छा इसकी टाइप क्या है? होम पेज। हम अगर कुछ ऐसा क्वेरी में लिखें कि सिर्फ वो डेटा लाओ जिसकी टाइप होम पेज हो, तो क्या सिर्फ होम पेज का डेटा ले आएगा? ले आएगा। तो हम इसी को दिमाग में रखते हुए ये सैनिटी ने खुद ही डेटा लिख दिया इसके साथ, हमारे डेटा के साथ, ताकि हम इजीली डेटा फैचिंग कर सकें। तो अपनी क्यूरी के साथ मैंने लिखा यहाँ पे अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू होम पेज। तो हम कह रहे हैं जो हमारी टाइप बराबर हो होम पेज के, सिर्फ वो डेटा लो। तो हमने सबसे पहले कहा सारे डेटा में से जिसकी टाइप होम पेज हो वो डेटा ले। तो ये हमारी एक क्यूरी हो गई। इसको चला के देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आती है। एंटर। तो अब हमारे पास जो डेटा आया है उसमें होम पेज के डेटा के अलावा कुछ और चीज़ नज़र आ रही है? नहीं। अब सिर्फ हमारे पास होम पेज का डेटा आ रहा है जिसके अंदर बटन टेक्स्ट है, इमेज है। इमेज के अंदर भी दो तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, पर फिलहाल इसको बंद ही रखते हैं। उसके बाद टाइप वाली चीज़ सैनिटी ने खुद ऐड करी थी, आईडी भी सैनिटी खुद ऐड किया था। मैंने इसको लास्ट कब अपडेट करा था वो भी सैनिटी खुद ही लिख रहा है। लास्ट मैंने कब क्रिएट किया था इसे वो भी लिखा। सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा डेटा भी इसने दिया है, बट हमारे काम में ये सब डेटा नहीं है। हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं? बटन टेक्स्ट, उसके अलावा पैराग्राफ, हेडिंग और इमेज। अगर मैं इस क्यूरी को थोड़ा और चेंज करूं, क्या मैं सिर्फ ये 4 चीज़ें मंगवा सकता हूं या ज़रूरी है कि पूरा का पूरा डेटा है? बुक्स की एपीआई में क्या होता था? जब मैं बुक्स का डेटा फैच करने की रिक्वेस्ट करता था तो सारा डेटा आता था या मैं अपनी मर्जी से मंगवाता था? सारा आता था। ग्रॉक के अंदर ये फीचर है इस क्यूरी लैंग्वेज की हेल्प से जो सैनिटी ने बनाई है अपने प्लेटफॉर्म के लिए, उसका ये ऑप्शन है कि आप जो है स्पेसिफिक फील्ड्स मंगवा सकते हो। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में आता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ नेम। ये सीट खाली है नेम तो कुछ है नहीं, सॉरी क्या है? हेडिंग। हेडिंग हमने नाम रखा था। अच्छा हेडिंग ही है ना, यहाँ पे आके मैं वेरीफाई कर लूँगा इसका नाम क्या है? हेडिंग नाम, हेडिंग। तो हेडिंग यहाँ पे भी सेम टू सेम लिखना। एंटर करते हैं तो क्या चीज़ आ गई? सिर्फ अरे भाई आ गई, सिर्फ हेडिंग आ गई। इसी तरह से मैं यहाँ इसी के नीचे अगर मैं लिखूँ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ आ जाएगा? नहीं आया। क्या क्या गलती करी अपने ग्राफ के अंदर? कॉमा लगेगा, कॉमा वाली प्रैक्टिस तो हर जगह कॉमा है, कॉमा लगेगा। एंटर। तो अब क्या क्या चीज़ आई है? हेडिंग और पैराग्राफ। तो जैसे जैसे मैं ग्राफ क्यूरी लिखता जाऊँगा वैसा वैसा मैं डेटा मंगवा सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो आप देखो, अच्छा और भी चीज़ें मंगवा लेते हैं। इमेज भी मंगवा लेते हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज़ मंगवा लेता हूँ, क्या? बटन टेक्स्ट। ये जो मैंने नाम लिखे हैं इसमें अगर मैंने P कैपिटल रख लिया तो ये चलेगा? नहीं चलेगा।
ये जो नाम है ये मैंने सही सही रखने हैं, और ये नाम मैं कहाँ से निकालूंगा? स्कीमा में मैं जाता हूँ, ये जो नेम वाली चीज़ है ना, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको? इन फील्ड्स को। ये जो नेम वाली फील्ड है ना, इसको अगर मैं रखूँ ABC, तो अब यहाँ पर भी मुझे होम पेज की जगह क्या रखना होगा? ABC रखना होगा। तो जो चीज़ मैं स्कीमा के अंदर फील्ड के नेम में रखूँगा, वही सेम टू सेम, जैसे हेडिंग में यहाँ हेडिंग लिखा है, वही सेम चीज़ मुझे यहाँ भी क्यूरी के अंदर लिखनी होगी। पैराग्राफ, इमेज, टाइटल, सब चीज़ें मेरे ख्याल में सही लिखी हैं। क्यूरी को मैं चलाता हूँ तो हमारे पास चारों चीज़ें आ गई हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन टेक्स्ट। तो दूसरी जो इसमें सीखने वाली चीज़ है वो है ग्रॉक, क्यूरी लैंग्वेज है, जो कि डेटा फैच करने के लिए यूज़ होती है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए बस, बाकी तो आप GPT से हेल्प ले सकते हो ग्रॉक बनाने के लिए। GPT को बोलो भाई मेरे पास, GPT को क्या बोलो? GPT को ये स्कीमा कॉपी करो और GPT को दे दो। कहाँ है? इसको दे दिया, पूरा स्कीमा पेस्ट कर दिया, और इसको साथ में मैंने कह दिया स्कीमा से पहले कि भाई आई वांट टू फैच, क्या क्या चीज़ें फैच करनी थी? हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन, टेक्स्ट, ये चार चीज़ें मुझे फैच करनी है। आई वांट टू फैच द फॉलोइंग फील्ड्स, बल्कि पूरा बता देना। राइट अ ग्रॉक क्यूरी, खैर ग्रॉक तो बेसिकली ग्रॉक का जो क्यू है वो मेरे ख्याल से क्यूरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट अ ग्रॉक, क्या करना है हमें? टू फैच द फॉलोइंग फील्ड्स। तो जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ भाई मुझे 4 फील्ड्स चाहिए, वही मैं इससे बोलूँगा, ये मेरी बात समझेगा, इंग्लिश में भी समझेगा, उर्दू में भी समझेगा और फारसी में भी समझेगा, जैसे आप बोलोगे समझ जाएगा। एंटर। तो आप देखते हैं ये हमारे पास ऑलमोस्ट सेम इसने जनरेट करके दी है, बस एक एडिशनल चीज़ ये करी है इसने कि इमेज की जगह पे इमेज का जो URL है वो निकाल के देखिए। इमेज के अंदर URL के अलावा भी 10 चीज़ें थी, लेकिन हमने यहाँ पे इमेज लिखा, बट ऑलमोस्ट वही क्यूरी जनरेट करके दी। सब चीज़ें जनरेट कर सकता है, बस इसको चलाना आना चाहिए और आपको नाम पता होना चाहिए कि जनरेट क्या कराना है। तो ग्रॉक क्यूरी हमारे पास यूज होगी डेटा फैच करने के लिए। हम नेक्स्ट ईयर्स में ये क्यूरी को लिखेंगे और इस क्यूरी की हेल्प से हमारे पास डेटा आ जाएगा। डेटा किस फॉर्म में आ रहा है? जेसन फॉर्म में आ रहा है। ये जेसन फॉर्म में डेटा लिखा है। अच्छा एक चीज़ नोट करिए आप, ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है या एरे में आ रहा है? सैनिटी हमेशा डेटा देती है एरे में, चाहे एक डेटा क्यों ना हो। हमारे पास तो एक ही होम पेज है ना, लेकिन वो देगी एरे में, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए। वो कह रहे हैं 0 इंडेक्स के अंदर आपके पास पूरा होम पेज का डेटा है। तो अगर मैं ग्रॉक के अंदर छोटी सी चीज़ लिख लूँ जिससे क्या होगा, ये एरे में नहीं देगा, ये ऑब्जेक्ट में देगा। वो क्या लिखूंगा अपनी क्यूरी के आखिर में, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0। ये क्या करेगा, जो मेरा डेटा आ रहा है उसमें जो 0 इंडेक्स में जो भी है बस वो देगा। 0 इंडेक्स में जो भी है वो देगा। हमारे केस में तो है ही सिर्फ 0 इंडेक्स ना, बट ये एरे में रहा है, ये एरे में ही देता है डेटा। तो हम आखिर में अपनी क्यूरी के अगर 0 लगा देते हैं तो अब एरे में डेटा नहीं देगा। होपफुली एरे वाली चीज़ गायब हो गई। अब वो कह रहा है डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 4 प्रॉपर्टीज है, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, बटन टेक्स्ट। तो मेन चीज़ ये है कि भाई ग्रॉक क्यूरी जनरेट कराओ, उसको यहाँ पे टेस्ट कर लो कि भाई सही लिखिए, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी गलती करोगे ना, जैसे कॉमा की मिस्टेक करी थी मैंने, तो ग्रॉक के अंदर यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई सही क्यूरी लिखी है या नहीं लिखी। सही है? सवाल जी? आपको एक चीज़ बनानी होगी, क्लाइंट। डेटा फैच करने के लिए आपने एक फंक्शन है बना है सैनिटी का, क्रिएट क्लाइंट। ये आपने यूज़ करना होगा। अच्छा मज़े की बात, ये जो फंक्शन है ना, ये सैनिटी ने बनाया है, हमें वापस बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उस फंक्शन को इंपोर्ट कराना होगा। तो देखते हैं कैसे इंपोर्ट कराते हैं। तो इस वाले स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है भाई आप अपनी क्यूरी लिखो ऐसे, और जो भी आपका क्लाइंट है उसके आगे डॉट फैच का फंक्शन, डॉट फैच का मेथड लगाओ, और जो आपकी क्यूरी है वो उसके अंदर पास करो, तो आपके पास डेटा आ जाएगा सारा। तो इससे मैंने ये वाली चीज़ इससे भी जनरेट करा के मैं, ताकि अगर मैं भूल जाऊँ तो इससे मैं सीख लूँ, अगर याद है मुझे तो वैसे भी मैं बता सकता हूँ।
सबसे पहली चीज मुझे चाहिए होगी क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन। तो यहाँ अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ क्रिएट क्लाइंट, नहीं आया, नहीं आया। हम जाते हैं सैनिटी के फोल्डर के अंदर, इसको बंद करो। सैनिटी के फोल्डर के अंदर अभी हमने देखा था स्कीमा टाइप्स का फोल्डर, जो कि सैनिटी को सेटअप करने के लिए यूज किया था, स्कीमा बनाने के लिए यूज किया था। इसको बंद कर देते हैं, इसका काम हो गया फिलहाल। एक और फोल्डर है यहाँ पे लिब, लिब को बोलते हैं। लिब के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, client.ts की एक फाइल सैनिटी ने बनाई है। इसको मैं खोलता हूँ तो क्या चीज़ आपको नजर आ रही है यहाँ पे, जो ChatGPT ने कोड लिखा था क्रिएट क्लाइंट वाला, वो सैनिटी ने पहले से लिखा था, हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट किया है ना क्लाइंट को, इसको बस अपने पास इंपोर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आगे लिखता हूँ क्लाइंट। तो जैसे ही मैंने क्लाइंट लिखा, ये खुद ही इसने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। क्लाइंट मैंने लिखा, कंट्रोल स्पेस मैंने दबाया, ये देखिए बता रहा है। कंट्रोल स्पेस जब मैंने दबाया, ये बता रहे हैं कहाँ से आप इसको इंपोर्ट करा सकते हो। इसमें जब मैं क्लिक करूँगा इंपोर्ट वाली लाइन इससे खुद ही, सारी चीज़ें आसान हो रही है। अच्छा, क्लाइंट बनी बनाई चीज़ है जो सैनिटी ने बनाई हुई है, उसको बस हमने इंपोर्ट कराना है, और वो कहाँ रखी है, वो सैनिटी के फोल्डर के अंदर, लिब के फोल्डर के अंदर रखी है। ठीक हो गया। क्लाइंट डॉट क्या था, अरे भाई ChatGPT ने क्या बोला था, फैच। फैच के अंदर हमने क्या लिखनी है, अच्छा बता भी, ये बोल रहा है भाई इसके अंदर आपने क्या लिखनी है, ग्रॉक क्यूरी। तो अभी जो मैंने ग्रॉक क्यूरी बनाई थी उसी को कॉपी पेस्ट कर दूँ यहाँ पर। तो अपने यहाँ पर आता हूँ, यहाँ मैंने बनाई थी ना, ये रही ग्रॉक क्यूरी, जो कि मैंने टेस्ट कर लिया भाई सही है। यहाँ पे पहले क्यूरी चला के टेस्ट कर दो, ताकि पता चल जाए भाई क्यूरी में तो कोई गलती नहीं है। तो ये चला के मैंने चेक कर ली कि भाई क्यूरी सही है मेरे पास। इस पूरी क्यूरी को मैंने कॉपी किया एज इट इज, यहाँ पर मैं आया, फैच के अंदर स्ट्रिंग के अंदर पूरी क्यूरी मैंने पेस्ट कर दी। अच्छा, ये बैक टिक्स मैं यूज़ करता हूँ ताकि अलग अलग लाइन में ना तो मसला ना हो। तो बैक टिक्स जो है हमारे पास, उसको यूज़ करते हुए पूरी क्यूरी मैंने पेस्ट कर दी एज इट इज। ठीक हो गया। अब ये जो काम किया है, ये जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, डेटा सैनिटी से फैच करके ले आएगा। अच्छा, उसको मुझे किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कराना होगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो जो भी हमारा डेटा है वो डेटा वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग डेटा अगर मैं कराऊँ, क्या चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, क्लाइंट से पहले जीपीटी ने भी बताया था मुझे अपडेट लगाना जरूरी है। अब क्योंकि अपडेट लगाया तो हमारे फंक्शन को इस करना होगा। तो अब क्या करेगा, जब तक डेटा फैचिंग ना हो जाए तब तक यहाँ पे वेट करेगा। वेट करेगा, जैसे ही डेटा फैचिंग हो जाएगी आपके पास कंसोल प्रिंट हो जाएगा। तो अब इस कोड को देखो, कोड बहुत सिंपल है। क्लाइंट डॉट फैच का एक फंक्शन है, क्लाइंट हमने इंपोर्ट कराया है यहाँ से, आप लोग भी सेम टू सेम यहीं से कराओगे। और फैच के फंक्शन के अंदर आपने अपनी बस क्यूरी कॉपी पेस्ट कर देनी है, जो कि अभी हमने टेस्ट किया। फिर आपने क्या करना है, डेटा को कंसोल पे प्रिंट कराना। सेव करते हैं, देखते हैं हमारा डेटा हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो मैं अपने ब्राउजर में पहले आके होम पेज खोल लेता हूँ, लोकल होस्ट 3000। तो पेज खुल गया, तो HTML में कुछ नहीं लिखा तो हमारा पेज खाली है। लेकिन कंसोल के अंदर हमारे पास हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, और इमेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इमेज को प्रिंट कराना, इमेज को HTML में शो कराना। वो देखेंगे कैसे कराना, बटन टेक्स्ट। तो सारा डेटा फैच हो गया नेक्स्ट पेज के अंदर। अब इसी डेटा को अगर मुझे HTML में प्रिंट कराना है, कोई मुश्किल चीज़ है, यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज। तो हेडिंग प्रिंट कराना है सिर्फ, तो मैं लिखूंगा डेटा डॉट हेडिंग। तो हमारे पास होम पेज के अंदर हेडिंग शो होनी चाहिए। आ गई है कोई, आगे भाई हमारे पास जो है प्रिंट हो गए हैं HTML का। कोड को और से देखो और पूछो, अच्छा क्लाइंट क्या चीज़ है। क्लाइंट को पहले मैं बता देता हूँ, क्लाइंट हमने नहीं बनाया, क्लाइंट बनाया था सैनिटी के पास। लेकिन ये क्लाइंट कर क्या रहा है, काम करते हैं, इस क्लाइंट को बोल लेगा। ये कोड पहले से लिखा हुआ था क्लाइंट के अंदर का,
और ये अगेन कहाँ लिखा हुआ है, सैनिटी के फोल्डर के अंदर, लिंक के अंदर client.tsv फाइल है उसमें, तो वो खोल लेगा डायरेक्ट, ये खुल गई। अच्छा, अब क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन बेसिकली यूज होता है आपके पास, आपकी जो नेक्स्ट है ना, उसको तो शुरू में नहीं पता था कि भाई कौन से प्रोजेक्ट से डेटा फैच करना है। ये चीज़ हमने कहीं बताई है कि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है उसी से डेटा फैच करना, किसी और के प्रोजेक्ट से नहीं फैच करना। यहाँ पे मैंने कहीं बताया भाई कि भाई मेरे प्रोजेक्ट से डेटा फैच करो, क्या लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये मैंने किसको बताया, ये जो क्लाइंट का वेरिएबल है ना, इसको बताया client.tsv फाइल के अंदर मैं आता हूँ। यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पास करनी है, प्रोजेक्ट आईडी। कोड भी नहीं है, अपर है बाकायदा। ये जो प्रोजेक्ट आईडी है ये हर प्रोजेक्ट की यूनिक होती है। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया मेरी प्रोजेक्ट आईडी डिफरेंट होगी, आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे आप लोगों की प्रोजेक्ट आईडी डिफरेंट होगी। तो इस तरह मेरे नेक्स्ट ईयर को पता चला कि भाई कौन से सैनिटी से डेटा फैच करना है। ये प्रोजेक्ट आईडी की सच्चाई, प्रोजेक्ट आईडी रखी भी कहाँ है, जरा कोड को गौर से पढ़ो और बताओ ये प्रोजेक्ट आईडी कहाँ से लेकर आ रहा है। ENV की फाइल में। चलिए इनसे पूछते हैं, अब क्या नाम था इनसे पहले सवाल किया था, नहीं पढ़ी। तो जो हमारे पास क्रिएट क्लाइंट का फंक्शन था वो प्रोजेक्ट आईडी .env की फाइल से उठा रहा है। अच्छा, ये .env की फाइल इंपोर्ट कराई है मैंने, ये तो env.tsv फाइल भूल गई। सैनिटी ने क्या किया है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को फैच करने के लिए, अच्छा एनवायरनमेंट वेरिएबल जो होते हैं ना, ये वेरिएबल जो अभी मैंने खोल के दिखाया था, ये वेरिएबल ये पूरे प्रोजेक्ट में मैं कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। इसको एक्सेस करने का क्या तरीका होता है वो भी देख लें। आप लिखते हैं यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी लिखो process.env डॉट आपके वेरिएबल का जो भी नाम है, हमारे वेरिएबल का नाम है सैनिटी प्रोजेक्ट आईडी, process.env डॉट नाम मैंने लिख दिया। तो पूरे प्रोजेक्ट में मैं ये वाली लाइन कहीं पर भी लिखूँ, वो क्या करेगा, एक तरह से आप समझिए इसने एक तो आपके सीक्रेट ही मैनेज कर रहा है env की फाइल, दूसरा आपके लिए ग्लोबल वेरिएबल्स बना रहे हैं जो कि आप पूरे प्रोजेक्ट में कहीं से भी यूज कर सकते हो। तो ये मैंने process.env.next पब्लिक ये लिखा, तो इससे क्या हुआ, ये हमारे env की फाइल के अंदर से प्रोजेक्ट आईडी कंसोल पे प्रिंट करा। तो env का एक और फायदा ये होता है कि आप जो है अपने पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी इसे एक्सेस कर सकते हो। तो हमने क्या चीज़ें सीखी, हमने कोड कम लिखते हैं हमेशा की तरह, चीज़ें ज़्यादा समझते हैं। हमने पहले डिस्कस किया सैनिटी की इंस्टॉलेशन जो कि हम पिछली क्लास में लगी थी, उसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी, उसमें यस नो करना था बस। फिर हमने सीखा सैनिटी का स्कीमा बनाना। स्कीमा बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सैनिटी को बताना पड़ता है कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, इमेज चाहिए, बताना पड़ता है, उसके लिए स्कीमा। उसके बाद हमने डिस्कस किया ग्रॉक, RAY ग्रॉक यूज़ किया।